Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture, we will study environmental protection. Now start the lecture and understand what is environmental protection. See, environmental protection एक ऐसी प्रैक्टिस है या प्रोसेस है जिसके माध्यम से environment को प्रोटेक्ट किया जाता है या प्रिजर्व किया जाता है, right? Why individual efforts or why different initiatives taken by organizations or why different government legislations or acts. Environmental protection का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, राइट? द ऑब्जेक्टिव्स आर टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, राइट? तो कंट्री में जो भी फॉरेस्ट कवर है, जो भी प्लांट्स हैं, राइट, जो भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, राइट, और जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, राइट, उनको कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग नेचुरल इन्वायरमेंट है जिसमें एटमॉस्फेयर, सॉइल, वाटर, राइट, उसको प्रोटेक्ट करना या कंजर्व करना, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से या ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से इन्वायरमेंट में जो डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करना, विच मीन्स ऐसे इनिशिएटिव्स या एक्ट्स को इंप्लीमेंट करना ताकि एयर में या वाटर में या सॉइल में जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो रिड्यूस हो, साथ ही साथ ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से हमेशा एनवायरनमेंट को जो नुकसान होता है, एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन होता है, राइट, उस ट्रेंड को क्या करना, रिवर्स करना, यही एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शंस के क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का सबसे जो बेस्ट वे है वो क्या है, एनवायरमेंटल लेजिस्लेशंस या फिर लॉस या एनवायरमेंटल एक्ट्स, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स की वजह से ही एनवायरनमेंट डिग्रेड होता है या एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं उनमें पॉल्यूशंस होता है। अगर हम ह्यूमन एक्टिविटीज को या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की प्रोसेस को, राइट, इस तरीके से मोल्ड करें या इस तरीके से उसको इंप्लीमेंट करें कि डेवलपमेंट भी हो परंतु जो एनवायरनमेंट है या उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनका पॉल्यूशन ना हो, इसीलिए एनवायरनमेंटल लेजिस्लेशंस के माध्यम से, एक्ट्स के माध्यम से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाता है। और ये जो लेजिस्लेशंस हैं, एक्ट्स हैं, ये लोकल भी हो सकते हैं, रीजनल हो सकते हैं, नेशनल लेवल पर हो सकते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर भी हो सकते हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में डिफरेंट स्कॉलर्स ने, एनवायरमेंटलिस्ट ने और साथ ही साथ एनवायरमेंट जो मूवमेंट्स हैं उन्होंने लोगों को अवेयर किया है, राइट, ताकि जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जा सके, साथ ही साथ एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके, राइट। अब हम इस लेक्चर में वेरियस नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ेंगे जो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड हैं और यहाँ से एमपीपीएससी प्रीलिम्स में डिफरेंट जो है एमसीक्यूज जो हैं पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूशन है, राइट, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, उनका एस्टेब्लिशमेंट कहाँ हुआ है, साथ ही साथ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है, राइट, जैसे REDD प्लस या फिर जो मिटिगेशन है। अब जैसे यही पूछ लिया जाए कि जो मिटिगेशन कंसेप्ट है, राइट, इन विच कॉन्फ्रेंस द मिटिगेशन वाज इंट्रोड्यूस, तो आपको ये पता होना चाहिए, राइट। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि एजेंडा, व्हाट इज एजेंडा 21, राइट, या from which conference or protocol the agenda 21 is related, right, yeah, when was IUCN, right, IUCN established, yeah, when UNEP was established, yeah, where is the headquarter of WWF, where is the headquarter of world, right, world life international, right। तो इस तरीके से जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, वो कब स्टेब्लिश हुए हैं, साथ ही साथ उनसे कैसे पर्यावरण को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उनका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये आपको एमसीक्यूज के लिए पता होना ही चाहिए, राइट। तो इस लेक्चर में हम बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ेंगे, इसीलिए इस
इस लेक्चर से बहुत सारे एमसीक्यूज आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं, इसीलिए बहुत अच्छे से आपको ये लेक्चर पढ़ना है ताकि यहां से जो भी आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएं आप उसका उत्तर दे सकें, राइट। सो लेट्स स्टडी वेरियस नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। द फर्स्ट इज बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है और इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1883 और ये बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए क्या है? एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। अर्थात इसमें वॉलेंटरी लोग पार्टिसिपेट करते हैं और बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए जो है एफर्ट्स लगाते हैं। साथ ही साथ ये लार्जेस्ट एनजीओ है कहाँ पर? इंडिया में, और इसका जो सिंबल है वो क्या हो जाएगा? ग्रेट हॉर्नबिल हो जाएगा। तो ये चारों की चारों जो है फैक्ट्स आपको याद होना चाहिए। तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इज हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई। It was established in 1883 and Bombay Natural History Society is the largest NGO in India for the conservation of biodiversity and the symbol of Bombay Natural History Society is Great Hornbill. Then second क्या हो जाएगा यहाँ पर? Botanical Survey of India, right? तो Botanical Survey of India is headquartered in Kolkata, established in 1890 और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंडिया में जितने भी बॉटनिकल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, विच मीन्स इंडिया का जो जितना भी फ्लोरा है, प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, राइट, उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, साथ ही साथ उस फील्ड में रिसर्च की जाती है। तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वाइल्ड प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है और फ्लोरा की क्या की जाती है? स्टडी की जाती है ताकि उनको कंजर्व किया जा सके, राइट। In the same way, Zoological Survey of India is also headquartered in Kolkata, established in 1916 और ये इंडिया के जितने भी जूलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, विच मीन्स इंडिया में जो एनिमल्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स या बर्ड्स पाए जाते हैं उनका एक्सप्लोरेशन, राइट, सर्वे और डॉक्यूमेंटेशन जो है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। थर्ड इज एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में है, राइट, एंड एस्टेब्लिश्ड इन 1962 और ये एक स्टेटूटरी एडवाइजर है किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिससे एनिमल का वेलफेयर हो सके। अर्थात कंट्रीज में जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके साथ में जो ब्रूटैलिटी होती है, राइट, ब्रूटैलिटी होती है या फिर उनकी जो पोचिंग होती है, उनकी जो किलिंग होती है, राइट, उसको रोका जाता है, राइट, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया चेन्नई में है, एस्टेब्लिश्ड इन 1962 और ये गवर्नमेंट को एडवाइस देता है टू एनिमल वेलफेयर, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, क्या हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा, राइट। तो आपको पता होगा कि जो WWF है या वर्ल्ड वाइड फंड है, राइट, ये बायोलॉजिकल डायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए क्या करता है? वर्क करता है, राइट, और ये उसकी ही क्या हो जाएगी? एक तरीके से हम कह सकते हैं हेडक्वार्टर, जो कि कहां पर है? इंडिया में है। तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया जो है ये एस्टेब्लिश हुआ था 1969 में और ये ग्लोबली बायोलॉजिकल डायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए वर्क करता है। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर टेरी। कई बार हो सकता है कि MPPSC प्रीलिम्स में आपसे टेरी का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाए, राइट। सो टेरी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? द, राइट, ई एनर्जी, आर रिसोर्सेस और आई क्या हो जाएगा? इंस्टीट्यूट। तो टेरी मीन्स द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, एस्टेब्लिश्ड इन 1974 और ये इंडिया में एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को, राइट, एनर्जी कंजर्वेशन को, साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी क्या करता है? प्रमोट करता है। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर सेंटर फॉर साइंस एंड क्या हो जाएगा? एनवायरमेंट हो जाएगा, राइट। तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ये एस्टेब्लिश हुआ था 1980 में, राइट, और ये इंडिया का एक लीडिंग एनवायरमेंटल क्या है? NGO है, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था अनिल कुमार अग्रवाल के द्वारा, जो कि इंडिया के फेमस एनवायरमेंटलिस्ट हैं, राइट। तो CSE, राइट, ये लीडिंग NGO है
और इट वाज फाउंडेड बाय अनिल कुमार अग्रवाल, और इस इंस्टीट्यूशन के द्वारा ही डाउन टू अर्थ, राइट, डाउन टू अर्थ जो है मैगजीन रिलीज की जाती है, जो कि इंडिया में इन्वायरमेंटल इश्यूज को जो एक तरीके से फोकस करती है, और इन्वायरमेंट की ये बेस्ट क्या मानी जाती है, मैगजीन मानी जाती है। देन फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, और ये हेडक्वार्टर्ड है कहाँ पर, देहरादून में, एस्टेब्लिश्ड इन 1981, और इंडिया में जितना भी फॉरेस्ट कवर है उसका सर्वे इसी के द्वारा किया जाता है। देखिए हमारे कंट्रीज में अलग अलग स्टेट्स के द्वारा जो है जो भी लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं उनके द्वारा भी जो है फॉरेस्ट कवर को मतलब फाइंड आउट किया जाता है, बट जो जितने भी फैक्ट्स होते हैं वो कई बार सिमिलर नहीं होते, क्योंकि कई बार जो लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे पता चला कि 2005 में कहीं पर फॉरेस्ट लैंड थी, अब वो हो सकता है वहाँ पर कोई भी प्लांट्स बचे ना हो या फॉरेस्ट जो है बचाना हो, फिर भी वो इंक्लूड किया जाता है, इसीलिए इनको उतना ऑथेंटिक नहीं माना जाता है। जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है जो कि एवरी 2 ईयर में क्या की जाती है, रिलीज की जाती है, राइट, तो फॉरेस्ट सर्वे के द्वारा फॉरेस्ट जो रिपोर्ट है वो रिलीज की जाती है, वो सबसे ऑथेंटिक मानी जाती है, राइट। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इज हेडक्वार्टर्ड इन देहरादून, established in 1981, and this surveys the forest resources in India. Then Wildlife Institute of India, इसका हेडक्वार्टर है देहरादून में, राइट। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून, established in 1982, और चूंकि ये इंस्टीट्यूट है इसीलिए ऑब्वियसली यहाँ पर या तो एकेडमिक वर्क होगा या फिर यहाँ पर जो है एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ये हमारी कंट्री में वाइल्ड लाइफ रिसर्च के लिए, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के लिए ट्रेनिंग या एकेडमिक कोर्सेज अवेलेबल कराता है। देन सलीम अली ऑर्निथोलॉजी सेंटर, राइट, जो कि कहां पर है, कोयंबटूर में है, राइट। अब जो सलीम अली थे वो फेमस क्या है, एनवायरमेंटलिस्ट हैं जिन्होंने वर्ड्स पर रिसर्च की है, राइट, और इनके नाम से ही जो ऑर्निथोलॉजी है जहां पर वर्ड्स को स्टडी किया जाता है, तो सलीम अली ऑर्निथो सेंटर कोयंबटूर में है, एस्टेब्लिश्ड इन 1990, और यहाँ पर वर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वर्ड्स पर जो है स्टडी की जाती है। देन सेंट्रल जू अथॉरिटी, हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली, एस्टेब्लिश्ड इन 1992, और यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, राइट, सेंट्रल जू अथॉरिटी के द्वारा, बट स्पेशली कहाँ पर, जूस में। तो जो इंडिया में जितने भी जू हैं उनमें जितने भी एनिमल्स हैं, वर्ड्स हैं या वाइल्ड लाइफ है उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है, इसका कंट्रोल जो है सेंट्रल जू अथॉरिटी न्यू दिल्ली के पास है। देन हो जाएगा यहाँ पर नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड एनवायरमेंटल देहरादून एनवायरमेंटल डेवलप्ड वुड, ये कब हुआ था, एस्टेब्लिश 1992 में हुआ था, और इंडिया में ये किसको प्रमोट करता है, एफॉरेस्टेशन को, राइट, ट्री प्लांटेशन को और इकोलॉजिकल डेवलपमेंट को, राइट। सो नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड एनवायरनमेंट डेवलपमेंट बोर्ड इज एस्टेब्लिश्ड इन 1992। ये इंडिया में वनों का एक तरीके से जो फॉरेस्ट लैंड है वो डिक्रीज ना हो उसके लिए अफॉरेस्टेशन को जो प्रमोट करता है, ट्रीज प्लांटेशन ताकि फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हो सके, और इकोलॉजिकल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। देन वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नोएडा में है। तो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर्ड इन नोएडा, established in 1998, and this is known for the conservation of threatened species in their natural habitat. For an example, one horn rhino, तो उसको उसकी नेचुरल हैबिटेट विच मीन्स असम और बंगाल में ही प्रोटेक्ट किया जाएगा, राइट। तो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया इज नोन फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ थ्रेटेंड स्पीसीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट। देन कैंपा, और ये कई बार यूपीएससी में, राइट, अदर स्टेट एग्जाम्स हैं उनमें ये पूछा गया है। और व्हाट इज कैंपा, तो यहाँ पर सी फॉर कंपल्सरी, एफॉरेस्टेशन, राइट, एम फॉर, राइट, मैनेजमेंट, राइट, एंड प्लानिंग क्या हो जाएगी, ये अथॉरिटी हो जाएगी, राइट। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2009, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है,
ये देखिए, ये है प्लांटेशन प्रोग्राम। तो कैंपा इज एक्चुअली प्लांटेशन प्रोग्राम है जिसके लिए ये फंड क्या करता है, अरेंज करवाता है, राइट। और किसके लिए अरेंज करवाता है, टू कंपनसेट द फॉरेस्ट लैंड, जिसका यूज नॉन फॉरेस्ट के लिए, नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए हुआ है। फॉर एन एग्जांपल, अगर किसी फॉरेस्ट एरिया में कोई भी इंडस्ट्री सेटअप की जाती है, राइट, ह्यूमन हैबिटेशन को अलाउ किया जाता है, राइट, रोड्स डैम्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, तो ऑब्वियसली उससे जो फॉरेस्ट लैंड है वो डिक्रीज होगा। तो उसको कंपनसेट करने के लिए जो है किसी अदर प्लेस पर प्लांटेशन प्रोग्राम को फंड करना किसका ड्यूटी होती है, कैंपा की ड्यूटी होती है। तो कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2009। और जो फॉरेस्ट लैंड है जब उसका यूज नॉन फॉरेस्ट के लिए किया जाता है तो उसको कंपनसेट करने के लिए अदर साइट पर जो प्लांटेशन प्रोग्राम है वो कैंपा के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। देन नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी headquartered in Chennai, established in 2003, and this is known for the implementation of Biodiversity Act 2002. Right, in the previous lecture में भी जो है हमने CBD को बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। CBD came into existence in 1992, right, और उसकी obligations को फुलफिल करने के लिए बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2000 जो है हमारी इंडिया में इनेक्ट हुआ था, राइट। और इसी के तहत नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2003, हेडक्वार्टर्ड इन चेन्नई। क्लियर? सो वी हैव स्टडीड द वेरियस नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। नाउ लेट्स स्टडी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। द फर्स्ट इज वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, राइट, established in 1992, and this is known for conservation of birds and their habitat, right. So this may be asked in the MCQ, which organization is known for the conservation of birds? IUCN, WWF, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। तो ऑब्वियसली IUCN है या WWF है, इसमें वर्ड्स को, एनिमल्स को, रेप्टाइल्स को या हर एक स्पेसीज को प्रोटेक्ट किया जाता है। जो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल है ये स्पेशली वर्ड को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल एस्टैब्लिश्ड इन 1992 एंड नोन फॉर कंजर्वेशन ऑफ बर्ड्स एंड देयर हैबिटेट्स। Then second is IUCN, and we have studied this. So International Union for Conservation of Nature, established in 1948, headquartered in Geneva, Switzerland, right? And IUCN is known for the release of Red Data book, and this is the observer of UNO. Also, UNO is known for the protection of biodiversity. Also, this is known for the poverty alleviation program. Next is Greenpeace, right? So Greenpeace organization is headquartered in Amsterdam, Netherlands, right? Established in 1971. और जो Greenpeace है ये एक इंडिपेंडेंट ग्लोबल कैंपेनियन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। और ये इंडिपेंडेंट ग्लोबल कैंपेनियन ऑर्गेनाइजेशन, राइट, जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को क्या करता है, प्रमोट करता है। देन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, राइट, और जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, WWF, राइट। सो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, राइट, दिस इज हेडक्वार्टर्ड इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड, राइट, एस्टैब्लिश्ड इन 1961, और इसका लोगो क्या हो जाएगा, गेंड पांडा। तो WWF का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड, जिनेवा, राइट, लोगो हो जाएगा गेट पांडा, एस्टैब्लिश्ड इन 1961। और ये एनवायरमेंटल रिसर्च, साथ ही साथ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एज वेल एज फ्लोरा एंड फोना एंड रीस्टोरेशन के लिए जो है फेमस है। द स्लोगन ऑफ WWF इज अ फॉर अ लिविंग प्लैनेट, राइट। और इसकी जो है स्पेशलिटी क्या है, WWF is the largest global independent conservation organization, जो कि environment की conservation के लिए या स्पेशली जो फ्लोरा एंड फोना है उनके कंजर्वेशन के लिए जो है जाना जाता है।
नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अब देखिए इसको, ये है क्या, इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर बताता हूँ। देखिए जो UNEP है, दरअसल ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का ही क्या है, रिजल्ट है, राइट। पूरे अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल पर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट, UN जनरल असेंबली की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको ही क्या कहते हैं, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कहते हैं 1972 में। और as a result of this Stockholm conference, UNEP was established in 1972. So United Nations Environment Program was established in 1972, headquartered in Nairobi, Kenya, right. And this UNEP was formed as a result of United Nations General Assembly's Conference on Human Environment 1972, which is also known as Stockholm Conference. और इसी UNEP के द्वारा ग्लोबल 500 अवार्ड दिया जाता है जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए वर्क करते हैं, राइट। एंड दिस अवार्ड इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय UNEP सिंस 1973। साथ ही साथ इस स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में ही 5 जून वाज डिक्लेयर्ड टू बी सेलिब्रेटेड एज एनवायरनमेंट डे, सो दैट लोगों को अवेयर किया जा सके, राइट। 5 जून को एनवायरनमेंट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। दिस वाज डिसाइडेड इन 1972, बट एक्चुअली द 5 जून इज बीइंग सेलिब्रेटेड एज एनवायरनमेंट डे सिंस 1974। देन वर्ल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क, या जिसको क्या कहा जाता है, ट्रैफिक कहा जाता है। अब यहां पर एक समझिए, यहां पर जो जितने भी वाइल्ड लाइफ है या एनिमल्स हैं उनको हंट या उनकी पोचिंग इसीलिए होती है ताकि उनके बॉडी पार्ट्स को मार्केट में जो है सेल किया जा सके, राइट। तो ये एक तरीके से ऐसा नेटवर्क है जो इंटरनेशनल लेवल पर जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ एनिमल्स होते हैं या वर्ड्स होते हैं उनको मॉनिटर करता है या क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क और ट्रैफिक वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1966 and this is the joint conservation program of IUCN as well as WWF. And traffic is the non-governmental global network that monitors wildlife and plant trade. नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट। वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1982 एंड दिस लिंक्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद द एनवायरनमेंट। कुल मिलाकर देखा जाए तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो सकता है और जो इन्वायरमेंट है वो भी प्रोटेक्ट हो सकता है। इस फील्ड में WRI वर्क करता है। देन इंटरनेशनल ट्रॉपिकल वुड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल वुड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या ITTO, right? So ITTO was established in 1986 and this international tropical wood trade organization promotes the conservation, management and use and trade of tropical forest. Next is IPCC, right? जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ ये क्लाइमेट को असेस करता है और रिपोर्ट को, अपनी रिपोर्ट को रिलीज करता है। सो इंटरनेशनल Panel on Climate Change is headquartered in Geneva, Switzerland, established in 1988 with the joint effort of UNEP and WMO, right? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के रिजल्ट से ही 1972 में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम को स्टेब्लिश किया गया था, राइट? और WMO, इन दोनों के जॉइंट वेंचर से ही IPCC was established in 1988, headquartered in Geneva, Switzerland. और ये इंटरनेशनल लेवल पर जो क्लाइमेट को थ्रेट है उसको असेस करता है। तो IPCC is known for the assessment of threats to climate change from human activities. नेक्स्ट हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट, UNFF. So this UNFF was established in 2000. Right, and this UNFF is known for the promotion of conservation, management and sustainable development of all type of forests. Then
CAWT, right? So coalition against wildlife trafficking, right? So coalition against wildlife trafficking was established in 2005, right? Or this is a coalition based on public private collaboration, right? तो ये public private collaboration है, right? Aimed at drawing public attention or government attention to illegal trafficking in wildlife and related production. Then Forest Carbon Participation Facility, FCPF. So FCPF was established, right? इसका ईयर सॉरी पता नहीं है, right? So FCPF is known for, right? known for जो है इंडिजीनियस पीपल हैं, उनको ये फाइनेंशियल और टेक्निशियल क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो कि क्लाइमेट चेंज एफर्ट्स के लिए जो है क्लाइमेट चेंज को प्रोटेक्ट करने के लिए एफर्ट्स पुट करते हैं, राइट? सो FCPF इज अ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट्स, बिजनेस, सिविल सोसाइटी एंड इंडिजिनियस पीपल्स दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट टू कंट्रीज फॉर क्लाइमेट चेंज एफर्ट्स. तो क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए ऐसे कंट्रीज जो एफर्ट्स लगाते हैं उनके लिए ये फाइनेंशियल या टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है. Then Wetlands International. Wetlands International is headquartered in Netherlands, established in 1996, and this is known for the conservation and restoration of wetlands. Then World Watch Institute. This was established in 1974, and this World Watch Institute is independent research institute, right? And this provides independent research on global environmental concerns. Then World Nature Organization. जो वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन है ये ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, राइट. सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड द वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. नाउ हमने प्रीवियस लेक्चर में जब हमने एनवायरमेंटल चेंज पढ़ा था, राइट, एट दैट लेक्चर आई हैव टोल्ड यू दैट कि हम अपकमिंग लेक्चर में जो UNFCCC की कॉन्फ्रेंसेज हैं उनको स्टडी करेंगे, राइट. सो हियर इज द टाइम. नाउ लेट्स स्टडी मेजर कॉन्फ्रेंसेज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज. अब सबसे पहले हम देखते हैं कि UNFCCC कैसे एस्टेब्लिश हुआ, राइट. तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था. इसकी 28th एनिवर्सरी पर ही जो है अर्थ समिट हेल्ड हुआ था, राइट. सो अर्थ समिट वाज हेल्ड इन 1992 और इसी अर्थ समिट में, राइट, जो अर्थ समिट थी तो अर्थ समिट 1992 में हेल्ड हुई थी और उसी अर्थ समिट में ही क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए एक कन्वेंशन पर जो है डिस्कस किया गया था और वो कन्वेंशन जो है एग्जिस्टेंस में आया था 1974 में, राइट. तो एक तरीके से अगर हम देखें तो क्लाइमेट चेंज, राइट, क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए जो पहली कॉन्फ्रेंस थी वो 1992 में हुई थी, राइट. सो UNFCCC वाज द फर्स्ट मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, राइट. और ये समिट कहां पर हुई थी, 1992 में हेल्ड हुई थी, राइट. और इसी के जो मेंबर्स थे उन्होंने ही UNFCCC को क्या किया था, ज्वाइन किया था. तो UNFCCC वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1994 और इसकी जो मेंबरशिप है वो नियर यूनिवर्सल है, राइट. 165 इसके सिग्नेटरी कंट्रीज हैं, मतलब जिन्होंने UNFCCC पर साइन किए थे, और नाउ 197 कंट्रीज हैव रेटिफाइड द UNFCCC. अब जो UNFCCC है उसके जो मेंबर्स हैं उनको क्या कहा जाता है, पार्टीज कहा जाता है. और ये जो पार्टीज हैं इनकी जो कॉन्फ्रेंस हेल्ड होती है जिसमें क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए जो है डिसीजंस या इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, राइट, तो उसको क्या कहा जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. तो इसको COP के नाम से जाना जाता है. तो COP का मतलब ही होता है कि UNFCCC की एक तरीके से मीटिंग या कॉन्फ्रेंस. तो सबसे पहले हम चलते हैं यहां पर बर्लिन कॉन्फ्रेंस.
बर्लिन कॉन्फ्रेंस इज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ UNFCCC, इसीलिए इसको COP1 भी कहा जाता है। तो ये MCQs में पूछा जा सकता है कि विच इज नोन एज COP फर्स्ट, तो COP फर्स्ट बर्लिन कॉन्फ्रेंस को कहते हैं, जो कि बर्लिन में हेल्ड हुई थी 1995 में। देन क्योटो प्रोटोकॉल और क्योटो कॉन्फ्रेंस, क्योटो कॉन्फ्रेंस इज आल्सो नोन एज COP3, तो क्योटो कॉन्फ्रेंस को ही COP3 के नाम से भी जाना जाता है, विच वाज हेल्ड इन 1997। अगर आप देखेंगे 1995 में फर्स्ट हुई थी, तो 96 में सेकेंड और 1997 में थर्ड, COP थर्ड, जिसको क्योटो प्रोटोकॉल या क्योटो कॉन्फ्रेंस कहते हैं, राइट। एंड इस क्योटो प्रोटोकॉल में एन international agreement linked to UNFCCC that commits the parties to internationally binding emissions reductions target, राइट। तो जो COP3 थी वो एक तो कार्बन क्रेडिट्स के लिए जाना जाता है और कार्बन एमिशन रिडक्शन के लिए जाना जाता है, राइट। तो क्योटो प्रोटोकॉल 1973 में हुआ था, जिसको COP3 भी कहते हैं, और इसमें एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था कि एवरी जो पार्टी है UNFCCC की है, उनको कार्बन एमिशन को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, और इसके टारगेट जो है डिसाइड किए गए थे। बट ये जो है ये कब से एक्टिव हुआ था, तो 16 फरवरी 2005 से ही एक्टिव हुआ था। एंड कार्बन क्रेडिट जो कंसेप्ट है वो इसी क्योटो प्रोटोकॉल से ही रिलेटेड है, राइट। सो व्हाट इज कार्बन क्रेडिट्स, राइट। अब कार्बन हो जाएगा और क्रेडिट्स क्या होता है, तो देखिए इसी क्योटो प्रोटोकॉल में इट वाज डिसाइडेड दैट एवरी कंट्री हैज अ कोटा, राइट, टू कार्बन एमिशन, राइट, अकॉर्डिंग टू उसके जो जोग्राफिकल एरिया है, नीड है, और कई भी फैक्टर्स को मिलाकर जो है कार्बन का कोटा जो है डिसाइड किया जाता है, राइट। अब ऑब्वियसली कुछ कंट्रीज ऐसे होंगे जैसे USA है, चाइना है, राइट, या फिर अदर कंट्रीज हैं। अब उनको जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसके लिए उनका जो कार्बन एमिशन है, राइट, वो उनके कोटे से क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो वहीं कुछ कंट्रीज ऐसी भी हो सकती हैं जहां पर कार्बन एमिशन को कट किया जाए, तो वो अपने कोटे से जो है कम कार्बन एमिशन क्या करेंगे। तो कुल मिलाकर जिन कंट्रीज ने अपने कार्बन कोटे के बराबर कार्बन एमिशन नहीं किया है, उनके पास में कुछ क्या होंगे, क्रेडिट्स होंगे, और ये क्रेडिट्स को ये ऐसे कंट्रीज जिन्होंने अपने कोटे से ज्यादा कार्बन एमिशन किया है उनको क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ताकि ये जो कंट्री है ये कंट्री अपना कार्बन एमिशन का कोटा भी क्या कर सके, पूरा कर सके, राइट, क्योंकि इसने दूसरे देश से कार्बन क्रेडिट को क्या कर लिया, खरीद लिया है, और इससे जो कंट्री कार्बन एमिशन को कट कर रही है उनको इससे क्या होगा, इकोनॉमिकल बेनिफिट होगा। तो इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को ही कार्बन क्रेडिट कंसेप्ट कहते हैं। तो कुल मिलाकर आपको ये याद रखना है, कार्बन क्रेडिट concept is related to Kyoto Conference or Kyoto Protocol held in 1997, right, which is also known as COP3. Then क्या हो जाएगा, बाली कॉन्फ्रेंस। बाली कॉन्फ्रेंस is also known as COP13 held in 2007 और this is known for बाली रोड मैप। और बाली रोड मैप में ही मिटिगेशन एंड एडाप्टेशन को फर्स्ट टाइम क्या किया गया था, यूज किया गया था। नाउ व्हाट इज मिटिगेशन? मिटिगेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिफरेंट एक्शंस जिससे ग्रीन हाउस गैसेस, राइट, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रिड्यूस किया जाता है, राइट। और एडाप्टेशन मीन्स कि ऐसी टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना जिससे हम क्लाइमेट चेंज से फाइट कर सके। तो मिटिगेशन एंड एडॉप्शन ये दोनों कंसेप्ट्स जो हैं वाली रोड मैप से जुड़े हुए हैं, एंड वाली रोड मैप इज रिलेटेड विद बाली कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 2007 और इसको ही COP13 भी कहते हैं। देन कानकुन कॉन्फ्रेंस, दिस कॉन्फ्रेंस कानकुन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 2010 एंड दिस इज नोन एज COP16। और इसी ही कानकुन कॉन्फ्रेंस में इट वाज डिसाइडेड दैट द मैक्सिमम टेम्परेचर इंक्रीज लिमिट वाज केप्ट एट 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो प्री इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था, राइट, तो जो प्री इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरा था,
प्री इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरा में जो टेम्परेचर था उससे मैक्सिमम 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर की जो लिमिट थी वो डिसाइड की गई थी, विच मीन्स एट एनी कॉस्ट टेम्परेचर को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से जो है इंक्रीज नहीं होने दिया जाएगा। एंड इट वाज आल्सो डिसाइडेड दैट कि फ्यूचर में इस लिमिट को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड किया जाएगा, विच मीन्स इन फ्यूचर द टेम्परेचर इंक्रीज लिमिट वुड बी 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। कंट्रीज को चाहे कार्बन एमिशन कट करना पड़े बट टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज नहीं होने दिया जाएगा। आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है ये इस्टेब्लिश हुआ था कानकुन कॉन्फ्रेंस में 2010 में। तो आपको ये 2 चीजें याद रखनी है, एक तो कार्बन जो मैक्सिमम टेम्परेचर इंक्रीज लिमिट वाज केप्ट 2 डिग्री सेंटीग्रेड कानकुन कॉन्फ्रेंस, और ग्रीन क्लाइमेट जो फंड है दिस इज आल्सो रिलेटेड टू कानकुन कॉन्फ्रेंस। देन वार्सा कॉन्फ्रेंस held in 2013 and this Warsaw conference is also known as COP19. This was held in Warsaw, the capital of Poland. और इसमें countries decided to create an intended nationally determined contributions. तो क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए, कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस को जो है इसमें लॉन्च किया गया था, विच मीन्स एवरी कंट्री को इंटेंडेड, एवरी कंट्री अपनी नीड्स को ध्यान में रखते हुए कितना कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करेगा उसको ही क्या कहते हैं, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, राइट, इसमें लाया गया था। और इसमें ही रेड प्लस जो था ये कंसेप्ट भी आया था। व्हाट इज रेड प्लस? अब देखिए ऐसे कंट्रीज जो कि कार्बन एमिशन को कट कर रहे हैं, राइट, ऑब्वियसली वो अपने फॉरेस्ट रिसोर्सेज को डिक्रीज नहीं होने देंगे, राइट, और फॉरेस्ट को डिक्रीज नहीं होने देंगे तो इससे उनको इकोनॉमिक लॉस होगा। तो उन कंट्रीज को रेड प्लस के द्वारा जो है इकोनॉमिकल उनको क्या दिया जाता है, कंपेंसेशन दिया जाता है। Then Paris conference, this is also famous. So Paris conference was held in 2015 and this is also known as COP21. पेरिस कॉन्फ्रेंस में भी जो ये डिसीजन लिया गया कि जो टेम्परेचर इंक्रीज लिमिट है उसको बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाएगा, राइट। सो द टेम्परेचर इंक्रीज लिमिट वुड बी बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। अब आप जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल था उनसे, तो अब प्री इंडस्ट्रियल लेवल से जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसकी लिमिट जो है बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड होगी, राइट। और फर्दर में इसको कितना किया जाएगा, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाएगा। और एक्चुअली दिस वाज प्रेजेंटेड अ प्लान एक्ट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज फॉर द पीरियड आफ्टर 2020, राइट। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो कानकुन कॉन्फ्रेंस था उसमें टेम्परेचर इंक्रीज लिमिट को 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा गया था, राइट। और ये एक तरीके से ये यहाँ पर 10 ईयर्स के था, राइट। इसीलिए आफ्टर 2020 क्या लिमिट होगी टेम्परेचर इंक्रीज की उसको पेरिस कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया गया और वो रखा गया। अब जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना चाहिए टेम्परेचर इंक्रीज, और फर्दर इसको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक लिमिट किया जाएगा। देन हो जाएगा मराकेश कॉन्फ्रेंस। सो मराकेश कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 2016 एंड दिस इज आल्सो नोन एज COP2020। और ये मराकेश जो कि मोरक्को की सिटी है उसमें हेल्ड हुआ था। इसमें मराकेश एक्शन डिक्लेरेशन और क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम जो है इसके आउटपुट थे। देन शार्म एल शेख समिट ये 2020 में हेल्ड हुई थी। कहाँ पर? शार्म एल ऑफ इजिप्ट। तो ये इजिप्ट में शार्म एल शेख समिट में हुई थी, राइट, 2020 में हुई थी। और जब तक ये जो समिट है ये अभी ऑर्गेनाइज हो रही, जब तक मैं वीडियो लेक्चर जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्लियर। सो दिस इज द लेटेस्ट समिट। नेक्स्ट नाउ वी विल स्टडी कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है और उससे रिलेटेड कौन कौन सी कॉन्फ्रेंस है उसको हम बहुत ही अच्छे से यहाँ पर पढ़ेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखिए
डेवलपमेंट के लिए ये जरूरी है कि वी शुड एक्सप्लॉइट या वी शुड यूज आवर नेचुरल रिसोर्सेज, बट टू फुलफिल द करंट नीड्स इफ वी यूज और वी एक्सप्लॉइट आवर नेचुरल रिसोर्सेज, देन डेफिनेटली जो नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, जितने भी मिनरल्स हैं, उनका जब हम 100% क्या कर लेंगे, एक्सट्रैक्शन कर लेंगे, तो ऑब्वियसली फ्यूचर जनरेशन के लिए तो कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं होंगे। हाँ, ये जरूर है कि जो हमारी करंट नीड्स हैं वो भी फुलफिल हो जाएंगे और हो सकता है हमारे देश में अगले 5 वर्षों में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाए, बट इसकी कॉस्ट क्या होगी कि फ्यूचर जनरेशन के लिए नेचुरल रिसोर्सेज ही नहीं होंगे। इसीलिए ये कंसेप्ट लाया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इन विच current needs are fulfilled but also the future needs are what also for the future जो natural resources है उनको conserve किया जा सकता है। So sustainable development is the use of natural resources in such a way that we can fulfill our current needs, also we can protect the natural resources for future generations, राइट। और इससे रिलेटेड जो कॉन्फ्रेंसेज हैं उनको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। सो द फर्स्ट इज अर्थ समिट। अब अर्थ समिट कब हुई थी? 1992 में हुई थी, जिसको हमने कई बार पढ़ा है, राइट। तो अर्थ समिट और यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस और एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको सिंपली अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है, हेल्ड हुई थी रियो डी जेनेरो में। कब हुई थी? 1992 में। और इसमें रियो डिक्लेरेशन जो है इसका आउटकम था, जो कि किस पे था? क्लाइमेट चेंज पर था। तो देयर वाज अ रियो डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और इससे ही आगे जाकर UNFCCC 1994 में स्टैब्लिश हुआ था। देन बायोडाइवर्सिटी, टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, ये भी इसका आउटकम था, और इसके वजह से ही CBD, राइट, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को जो है इम्प्लीमेंट किया गया था। साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एजेंडा 21 एक्शन प्लान को यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया था। सो एजेंडा 21 इज रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट, जिसको अर्थ समिट में क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था, और इसमें 170 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर रियो 5, राइट। रियो हुआ था 1992 में, उसमें हम 5 ईयर को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 1997। तो सिंस दिस वाज हेल्ड इन 1997, इसीलिए इसको रियो +5 कहा गया, और इसमें जो एजेंडा 21 एक्शन प्लान था उसको रिव्यू किया गया था। देन रियो 10 विच मीन्स 2002, तो रियो 10 कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 2002 इन जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका, और इसमें या इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर MCQs, राइट, जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं वो कब सेट किए गए थे? तो ये सेट किए गए थे 2002 में। तो मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स, राइट, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, उनको सेट किया गया था या डिसाइड किया गया था जोहानिसबर्ग कॉन्फ्रेंस इन 2002 में। नाउ हो जाएगा रियो 20 विच मीन्स क्या हो जाएगा? 2012। तो रियो 20 वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरो इन ब्राजील, और इसमें जो रियो 20 है उसमें जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे उनकी जगह पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जो है डिसाइड किया गया था, राइट। और टोटल SDG गोल्स कितने हैं? 17। ये भी MCQs में पूछा जा सकता है। कितने ईयर्स के लिए डिसाइड किए गए? 15 ईयर्स के लिए। तो यहाँ पर 5 फैक्ट्स आपको याद रखना है। रियो 20 वाज हेल्ड इन 2012 इन रियो डी जेनेरो ब्राजील, फर्स्ट। सेकेंड, जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हैं उनकी जगह पर कौन से गोल सेट किए गए हैं? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव बीन डिक्लेयर्ड इन जोहानिसबर्ग इन रियो 20, जिसमें टोटल कितने गोल्स हैं? 17 गोल्स हैं, जिनको 2030 तक जो है अचीव किया जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर जिनेवा प्रोटोकॉल। तो जो जिनेवा प्रोटोकॉल है ये 1925 में हेल्ड हुआ था, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ था? 1928 में। तो जो जिनेवा प्रोटोकॉल केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1925, बट एक्चुअली इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1928। और
दिस इज नोन फॉर द प्रोविजन ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन, क्योंकि जो बायोलॉजिकल वेपन है उनसे पूरा का पूरा इन्वायरमेंट क्या होता है, अफेक्ट होता है, इन्वायरमेंट डिग्रेड होता है, इसीलिए जो जेनेवा प्रोटोकॉल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन रामसर कन्वेंशन, राइट, आपको पता ही है कि जो रामसर कन्वेंशन इज द ओनली कन्वेंशन विच इज ऑन अ स्पेसिफिक इकोसिस्टम, या वेटलैंड्स के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस है वो रामसर कॉन्फ्रेंस है, राइट। और जो रामसर ट्रीटी है, राइट, रामसर जो कन्वेंशन है दिस वाज हेल्ड इन 1971 एंड जो रामसर ट्रीटी है वो केम इनटू फोर्स इन 1975। तो रामसर कन्वेंशन हुआ 1971 में और रामसर ट्रीटी वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1975। और रामसर ट्रीटी इज एन इंटर गवर्नमेंटल एंड मल्टीपर्पज कन्वेंशन फॉर कंजर्वेशन एंड रैशनल यूज ऑफ वेटलैंड्स एंड देयर रिसोर्सेज। इंडिया ने रामसर ट्रीटी को कब ज्वाइन किया था, 1982 में। देन हो जाएगा यहाँ पर वियना कन्वेंशन, राइट। वियना कन्वेंशन जो है हेल्ड हुआ था 1985 में और इसको इंप्लीमेंट किया गया था 1988 में, राइट। तो वियना कन्वेंशन वाज हेल्ड इन 1985 एंड इट वाज इंप्लीमेंटेड इन 1988। और जो वियना कन्वेंशन है ये किससे रिलेटेड है, ओजोन लेयर से रिलेटेड है। So this Vienna Convention is multilateral environmental agreement for the regulation of substances responsible for the depletion of ozone layer, which means ozone layer को जो डिप्लीट करते हैं उन सबस्टेंस को रेगुलेट किया जाता है वियना कन्वेंशन के द्वारा, राइट। और इसका ही जो वियना कन्वेंशन का रिजल्ट है, वियना कन्वेंशन के आउटकम के द्वारा ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट हुआ था, right. So Montreal Protocol was implemented in 1987, right, and which is known for the protection of ozone layer. तो Montreal Protocol is known for the protection of ozone layer और इसी Montreal Protocol के तहत ही 16 सितंबर को जो है ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है। देन हो जाएगा वेसल कन्वेंशन। सो वेसल कन्वेंशन जो है एस्टेब्लिश हुआ था 1989 में, राइट। और ये हजारडस वेस्ट को क्या करता है, प्रोहिबिट करता है। कुल मिलाकर जो डेवलप्ड कंट्रीज है जैसे यूएसए है, जर्मनी है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, राइट, ये हजारडस वेस्ट हो सकता है, वो इंडस्ट्रियल केमिकल्स भी हो सकते हैं, मेडिकल वेस्ट भी हो सकता है। अब अगर ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज को या लीस्ट डेवलप कंट्रीज को अगर इकोनॉमिक बेनिफिट दें और दूसरे देश में डंप कर दें तो ऑब्वियसली इससे उनके देश में तो इस हजारडस वेस्ट से कोई भी इन्वायरमेंटल नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा, बट जिस देश में डंप करेंगे, राइट, उस देश में तो इन्वायरमेंटल क्या होगा, इफेक्ट होगा। इसीलिए वेसल कन्वेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। तो वेसल कन्वेंशन 1989 में हुआ था, राइट, एंड दिस वेसल कन्वेंशन प्रोहिबिट्स द ट्रांसफर ऑफ हजारडस वेस्ट like industrial waste, medicinal waste from developed countries to developing countries or least developed countries. But इसमें भी जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसको इस ट्रीटी से बाहर रखा गया है एंड दिस इज एप्लीकेबल सिंस 1992, राइट। इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी ये 1992 से इंप्लीमेंट हुई है। देन स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। अब देखिए कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि बायो नॉन डिग्रेडेबल होते हैं और लॉन्ग टर्म में वो हमारे एनवायरनमेंट में एक्यूमुलेट होते हैं और उसकी वजह से कई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है, राइट, इट वाज एस्टेब्लिश्ड और हेल्ड इन 2001 जो कि परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से रिलेटेड है। एंड दिस स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस और स्टॉकहोम ट्रीटी इज अ ग्लोबल ट्रीटी दैट कवर्स द protection of human health and environment from persistent organic chemicals और pollutants। ये कब एग्जिस्टेंस में आई, दिस ट्रीटी केम इनटू फोर्स इन 2004 और इंडिया में दिस ट्रीटी इज एप्लीकेबल सिंस 2006। नाउ 8th is Convention on International Trade and Endangered Species of Wild Fauna and Flora या CITES।
अब देखिए जो जितने भी एनिमल्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उनको उनकी स्किन के लिए, हेयर्स के लिए, नेल्स के लिए जो है उनको हंट किया जाता है, उनकी पोचिंग की जाती है और फिर उनको ब्लैक मार्केट में सेल किया जाता है या इलीगल उनकी ट्रेड होती है। तो जो साइट्स है वो इलीगल ट्रेडिंग को ही या इलीगल क्या है ट्रेड को ही क्या करता है, स्टॉप करता है, राइट। और इंडिया इसका मेंबर कब बना है, 1976 से। सो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, राइट, इसको ही साइट्स कहते हैं ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। इट इज हेडक्वार्टर्ड इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड, राइट। और जो साइट्स है उसकी पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी 1973 में। तो द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1973 इन Washington DC, USA. Therefore, this is also known as Washington Convention, right? And this convention stops the illegal wildlife trade. India joined sites in 1976. इसके मेंबर कितने हैं, 183 है, और जो 183rd मेंबर है वो टोगा है, राइट। इसमें भी डिफरेंट शेड्यूल्स हैं और उन शेड्यूल्स में जो इलीगल ट्रेड है उसके लिए अलग अलग क्या पनिशमेंट है, राइट। जैसे हमारी जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसमें देयर आर 6 शेड्यूल्स, वैसे ही इसमें भी शेड्यूल्स है, राइट। जैसे इसकी जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें जितने भी एनिमल्स होंगे उनकी अगर इलीगल ट्रेडिंग करते हुए कोई भी अगर अरेस्ट होता है तो उसको मैक्सिमम पनिशमेंट दिया जाएगा, राइट। सो साइट्स बैन 630 एनिमल्स एंड 301 प्लांट्स, राइट, बिलोंग्स टू इंडेंजर्ड कैटेगरी। देन ये इनका कंप्लीट बैन है। वहीं कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स पर केवल रेस्ट्रिक्शंस हैं, राइट। तो कुछ ऐसे भी जो अदर एनिमल्स हैं उन पर भी क्या है, रेस्ट्रिक्शंस हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, बोन कॉन्फ्रेंस। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपीएससी से लेकर कई एग्जाम्स में पूछा गया है। तो बोन कॉन्फ्रेंस, राइट, ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज। तो माइग्रेटरी स्पेसीज के लिए जो कॉन्फ्रेंस है वो कौन सी है, बोन कॉन्फ्रेंस है। अब माइग्रेटरी वर्ड्स क्या होते हैं, जब भी क्लाइमेट में चेंज होता है तो ये वर्ड्स जो है एक कंट्री से या एक कंटिनेंट से किसी दूसरी कंट्रीज या कंटिनेंट में माइग्रेट होते हैं और अगर उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा तो ये वर्ड्स भी क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए ही क्या है, बोन कॉन्फ्रेंस है। तो बोन कॉन्फ्रेंस ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज, राइट, ये कहां पर हेल्ड हुआ था, जर्मनी में हुआ था। और इसमें जो ट्रीटी हुई थी उसको ही कहते हैं बोन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज ट्रीटी, राइट। ये ट्रीटी कब हुई थी, 1979 में हुई थी और एप्लीकेबल कब से है, 1983 से है। दिस इज नोन ऑल्सो बोन कॉन्फ्रेंस। तो बोन जो कॉन्फ्रेंस है ये माइग्रेटरी स्पेसीज से रिलेटेड है एंड दिस इज नोन फॉर द कंजर्विंग माइग्रेटरी वाइल्ड लाइफ एंड देयर हैबिटेट्स ग्लोबली, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट, क्या हो जाएगा, डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा। अब अगर डेजर्टिफिकेशन है तो वहाँ पर एयर, विंड या अदर जो फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो दूसरी जगह पर इरोजन होकर वो डिप्लीट होते जाते हैं, राइट, एक्यूमुलेट होते जाते हैं। तो जो फर्टाइल लैंड होती है उनको भी वो किस में, डेजर्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। देयरफॉर डेजर्टिफिकेशन को रोकना बहुत ही जरूरी है एंड फॉर दैट दिस इज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, राइट। दिस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन 1994 और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि ये एग्जिस्टेंस में 1966 में आया था एंड ये लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल क्या है, एग्रीमेंट है जिससे डेजर्टिफिकेशन को क्या किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा या जो डेजर्टिफिकेशन है, राइट, उससे कॉम्बैट किया जाएगा। दिस ट्रीटी इज वर्किंग इन अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन आइसलैंड्स, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थन मेडिटेरियन रीजन। इसमें 190 कंट्रीज हैं जो कि सिग्नेटरी कंट्रीज हैं जिसमें इंडिया और यूरोपियन नेशंस भी है। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज सम कंसेप्ट्स रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस। जैसे अभी हमने डिफरेंट समिट्स को, कन्वेंशंस को, ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ा है, राइट, और उनमें डिफरेंट जो कंसेप्ट्स आए हैं उनको हम समझेंगे यहाँ पर। तो सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन,
राइट, और जो कि एमसीक्यूज में एग्जाम्स के रूप में पूछे जा सकते हैं। द फर्स्ट इज ग्रीन क्लाइमेट फंड। अब ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या है, राइट? सबसे पहले चीज तो ये फंड है विच मींस ये फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराएगा, बट क्वेश्चन इज दैट किसे? तो देखिए, ग्रीन क्लाइमेट फंड इज अ फाइनेंशियल सिस्टम अंडर आर्टिकल 11 ऑफ द COP 16, या कौन कौन क्या हो जाएगा, कौन किन कॉन्फ्रेंस हो जाएगा लॉन्च्ड इन 2010, राइट? और इसमें मैंने आपको बताया था जो कौन कौन कॉन्फ्रेंस हो जाएगा, ये देखिए कौन कौन कॉन्फ्रेंस में ही ग्रीन क्लाइमेट फंड या GCF, राइट? तो ग्रीन क्लाइमेट फंड, राइट, ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF को जो है लॉन्च किया गया था कौन कौन कॉन्फ्रेंस 2010 में। और मैंने बताया था कि ऐसे कंट्रीज जो कि किसको, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए कार्बन एमिशन को रिड्यूस कर रहे हैं, उनको ये फाइनेंशियली एड प्रोवाइड करता है। सो GCF इज अ फाइनेंशियल सिस्टम, right? It provides financial support to projects, programs, policies and other activities in developing countries जो कि कार्बन एमिशन के लिए, कार्बन एमिशन को रिड्यूस करते हैं या जिससे क्लाइमेट चेंज क्या है, क्लाइमेट चेंज से हम फाइट कर पाते हैं। देन ग्लोबल इन्वायरमेंटल क्या हो जाएगी, फैसिलिटी हो जाएगी, राइट? अब जो ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी है ये भी एक क्या है, फंड है। तो ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी ये भी कई प्रोजेक्ट्स को क्या करती है, फंड करती है। एंड GEF वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1991 बाय वर्ल्ड बैंक। तो इसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्या किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था ड्यूरिंग रियो अर्थ समिट 1992 फॉर क्या, फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर एनवायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट? इनिशियली this was the collaboration of United Nations Development Program, United Nations Environment Program and World Bank, but 1994 में it was separated from the World Bank। और वर्तमान समय में Global Environmental Facility is an independent institution जो कि वेरियस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, राइट? इसका एक्सटेंशन CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, UNFCCC, UNCCD, स्टॉकहोम कन्वेंशन जो कि POP, परसिस्टिंग और ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स जो है उनके ऊपर हुई थी, और मिनीमाटा कन्वेंशन तक भी इसका एक्सटेंशन है। देन क्या हो जाएगा, रेड प्लस हो जाएगा। अब ये भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो रेड प्लस इज अ मैकेनिज्म, राइट, डिफाइंड अंडर UNFCCC टू रिवॉर्ड डेवलपिंग कंट्रीज। तो ऐसी कंट्रीज जो कि, राइट, इसको हमने क्लाइमेट चेंज में पढ़ा था, राइट? ये देखिए कौन सा हो जाएगा, वार्सो कॉन्फ्रेंस 2013। तो वार्सो कॉन्फ्रेंस 2013 में ही रेड प्लस का कंसेप्ट जो है आया था। और ये कंसेप्ट क्या है कि ऐसे डेवलपिंग या लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज जो कि कार्बन रिडक्शंस के लिए अपने एफर्ट्स या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, तो ऐसे डेवलपिंग या लीस्ट डेवलप कंट्रीज जो कि एमिशंस को रिड्यूस कर रहे हैं, राइट, उनको ये क्या करता है, फाइनेंशियली रिवॉर्ड करता है। देन क्या हो जाएगा, एडाप्टेशन हो जाएगा। एडाप्टेशन मैंने बताया था कि एडाप्टेशन रिफर्स टू दोज एक्टिविटीज दैट कैन बिल्ड कैपेसिटी टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, जैसे न्यू टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना और ऐसे एफर्ट्स को या एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना जो कि विच कैन बिल्ड कैपेसिटी टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। देन क्या हो जाएगा, मिटिगेशन हो जाएगा। तो मिटिगेशन इंक्लूड्स दोज एक्शंस दैट रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर। क्लियर? नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, राइट? यदि हमारी इकोनॉमी फॉसिल फ्यूल बेस्ड है तो डेफिनेटली इससे कार्बन एमिशन इंक्रीज होगा। इसके लिए इंडिया ने इनिशिएटिव्स लिया है। इंडिया इनिशिएटेड द इंटरनेशनल सोलर एनर्जी अलायंस इन COP21 इन 2021, राइट? ये यहाँ पर COP नहीं होना चाहिए, COP21 नहीं है, ये कोई दूसरा होगा, एक्चुअली मे बी रॉन्ग, राइट? अलॉन्ग विथ 121 कंट्रीज। तो इंडिया के इनिशिएटिव से ही इंटरनेशनल सोलर एनर्जी अलायंस स्टेब्लिश हुआ है। इसका हेडक्वार्टर है इंडिया के गुरुग्राम में, राइट? और ये सोलर जो एनर्जी है उसको प्रमोट करता है।
देन क्या हो जाएगा, मिशन इनोवेशन हो जाएगा। मिशन इनोवेशन जो बिग 20 इकोनॉमीज है उनका क्या है, ये एक प्रोग्राम है। तो मिशन इनोवेशन, राइट, सो बिग 20 बिग इकोनॉमीज टुगेदर लॉन्च्ड इट इन पेरिस कॉन्फ्रेंस, राइट। सो पेरिस कॉन्फ्रेंस में मिशन इनोवेशन को लॉन्च किया गया था फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन एनर्जी, राइट, एंड फॉर दिस ब्रेक थ्रू एनर्जी अलायंस was formed so that private sector could be encouraged। तो ब्रेक थ्रू एनर्जी अलायंस के द्वारा जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी इंक्रीज किया जाएगा, राइट। एंड अंडर दिस इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैज टू बी डबल्ड, राइट। सो दिस इज मिशन इनोवेशन। सो नाउ वी हैव स्टडीड different organizations, conferences, summits, right, regarding environmental protection. Now we will meet in next lecture. Till then, thank you.